बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो सबसे पहले आप जाकर इन लेक्चर्स को देखें, इसके बाद आपको थर्ड लाइन ऑफ समझने में आसानी होगी। तो जब एक पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लेती है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का भी यही मकसद होता है कि पैथोजन को क्या करे, कंट्रोल करे और इसके साथ फाइट करे कि पैथोजन जो है ना ये डिजीज़ पैदा ना करे। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हमें समझने के लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों को समझना होगा कि स्पेसिफिक डिफेंस क्या है, एक्वायर्ड क्या है, एंटीजेंस क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है और डब्ल्यूबीसी क्या है। तो जिस तरह मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना ये नॉन स्पेसिफिक है। यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये नहीं देखा जाता है कि ये पैथोजन बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, पर इनमें जो भी है, इनमें जिस किस्म का पैथोजन है सिंपली इसको किल किया जाता है। मसलन जिस तरह हम खाने में अपनी खुराक जब खाते हैं तो इसमें हम बैक्टीरिया को भी खाते हैं, वायरस को भी, फंजाई को भी, प्रोटोजोआ को भी। लेकिन जब ये हमारे स्टमक में चली चली जाती है ना, तो हमारी स्टमक क्या रिलीज़ कर देती है, HCl यानी तेज़ाब रिलीज़ कर देती है और इसको क्या कर देती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब हम 2-3 घंटे के बाद दोबारा खाना खाते हैं तो वही HCl वापस रिलीज़ होती है और इसको किल किया जाता है। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में ऐसा नहीं हुआ। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये पैथोजन कौन कौन सी किस्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये कौन सी किस्म की पैथोजन है। इसके बाद जब इस पैथोजन को किल किया जाता है तो इस पैथोजन को किल करने के लिए सिर्फ 2 ही मैकेनिज़्म मौजूद है। एक को हम सेल मीडिएट बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसमें इन 2 मैकेनिज़्मों के ज़रिए एक पैथोजन को किल किया जाता है। और इसके साथ-साथ जब पैथोजन को किल किया जाता है ना, तो इसके साथ-साथ इसका रिकॉर्ड भी अपने पास रख लेता है। यानी जब फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में स्टमक में जो HCl था इसने कई दफ़ा इस पैथोजन को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती है। लेकिन जब हम दोबारा खाना खा लेते हैं तो वही HCl रिलीज़ होती है और इसको किल किया जाता है और सारी उम्र यही प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ना ये स्पेसिफिक डिफेंस है। स्पेसिफिक डिफेंस हम इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें पैथोजन को देखा जाता है कि ये कौन सी किस्म है, बैक्टीरिया है, वायरस कौन सी किस्म है। फिर इसको किल करने के लिए हमारे जिस्म में 2 मैकेनिज़्म मौजूद है। एक को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, दूसरे को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये आगे लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ यहीं पर ये याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जब पैथोजन को किल किया जाता है ये अपने साथ रिकॉर्ड भी रख लेते हैं कि ये मैंने किन कौन सी पैथोजन को मारा है, बैक्टीरिया को मारा है, फंजाई को मारा है। और जब मुस्तकबिल में कभी भी ये दोबारा हमारे जिस्म में इन जाती है तो इसको किल करने में आसानी होती है। कौन किस किस्म की आसानी होती है ये मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन इसी पॉइंट को आपने समझना है। जो अब एक्वायर्ड या एडाप्टिव का मतलब ये है। तो एक्वायर्ड या एडाप्टिव का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना कि ये इन्नेट है, यानी इनबर्न है, यानी ये हमें माँ बाप से मिली होती है। लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ना ये हमारे जिस्म में वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा पैदाइशी तौर पर क्रिकेटर नहीं होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है तब वो जाकर क्रिकेटर बनता है या बॉक्सर्स बनता है। तो इसी तरह ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना ये हमारे जिस्म में बाय बर्थ मौजूद नहीं होता है, लेकिन जब हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं तब ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे जिस्म में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इट इज़ द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी ये वो किस्म की इम्यूनिटी है जो वक्त के साथ साथ डेवलप होती है। एक्वायर्ड वर्ड्स का बेसिक मीनिंग ये है कि गेन करना, किसी चीज़ को गेन करने इसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। एंड जो एडाप्टिव है ना, एडाप्टिव का मतलब ये है कि अपने आप को एडजस्ट कर लेना, इसको हम एडाप्टिव बोलते हैं। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक और रिक्वायर्ड की बात है। यानी स्पेसिफिक में एक पैथोजन को देखा जाता है कि ये कौन सा किस्म है, फिर इसको किल करने के साथ साथ इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। लेकिन जो एक्वायर्ड या एडाप्टिव है ना ये वक्त के साथ साथ डेवलप होती है। और अब जो है ना हम एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ की तरफ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो
एंटीजन antigen any substance that induce your immune system to produce antibodies called antigen। तो मैं सिंपली आपको एक बात बता देता हूँ। जब हमने फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा था ना, मैंने जब इस पर लेक्चर अपलोड किया तब मैं इसमें कौन से लफ्ज़ यूज़ करता था, पैथोजन का लफ्ज़ यूज़ करता था। लेकिन जब हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आए तो हम एंटीजन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि जब एक पैथोजन फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लेता है तो बहुत कमज़ोर होता है और इसका ब्रेकडाउन भी तकरीबन थोड़ा सा हो चुका होता है। तो इसलिए इसमें हम एंटीजन का लफ्ज़ ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप एंटीजन का नाम सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में क्या कौन सा लाइन आना चाहिए, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आना चाहिए। तो ये पैथोजन पैथोजन को हम एंटीजन भी बोलते हैं और पैथोजन को हम एंटीजन भी बोलते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये पैथोजन है या एंटीजन है, जब ये हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है और ये फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है। तो हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बी सेल्स मौजूद है। कौन से सेल्स मौजूद है? बी सेल्स मौजूद है। और बी सेल्स जब इन पैथोजन को देखती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है और ये हमारे जिस्म में एक ख़ास किस्म की मालिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर लेती है। कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है? एक ख़ास किस्म की मालिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। यानी आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि एंटीजन हमारी जिस्म के लिए दुश्मन है, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ है ये हमारे जिस्म की फौजी है या सोल्जर्स है। यानी जब हमारे जिस्म के अंदर कोई दुश्मन अटैक कर लेता है तो कौन एक्टिवेट हो जाती है? जो हमारे जिस्म के अंदर फौजी है वो बेदार हो जाते हैं। तो ये तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का कंसेप्ट हो गया। इस पर एंटीजन एंटीबॉडीज़ पर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन सिंपली आपने ये याद रखना है कि एंटीजन जो है ना ये हमारी दुश्मन है और एंटीबॉडीज़ जो है ना ये हमारे जिस्म की सोल्जर्स है। तो मैंने आपको ये कहा है कि एंटीजन क्या है, ये हमारे जिस्म को मजबूर कर देती है, इम्यून सिस्टम को, कि ये क्या प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। और एंटीबॉडीज़ कौन से सेल प्रोड्यूस कर लेती है? बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये आगे लेक्चर में आने वाला है किस तरह बी सेल्स प्रोड्यूस करते थे, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ ये समझना है। अब मैं जाता हूँ, ये मैंने जो है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जब एंटीजन और बी सेल्स एक दूसरे को देखते हैं ना, बी सेल जब इस एंटीजन को देखते हैं तो ये बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर एंटीबॉडीज़ जो है ना इस एंटीजन को किल कर लेती है, ख़त्म कर देती है। तो ये तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ का कंसेप्ट हो गया। अब मैं पेज नंबर 3 की तरफ जाता हूँ, ब्लड। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम चूँकि के डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ब्लड क्या है, जो WBC मैंने लिखा था। तो ब्लड जो है ना ये बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है जो 2 टाइप्स की सेल से बना होता है। एक को हम RBC बोलते हैं, दूसरे को हम WBC बोलते हैं। RBC का सिंपली फंक्शन ये होता है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी सेल्स है इन तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किसका है? RBC का है। और दूसरा, जितनी भी सेल हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है इनसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आना ये किसका काम है? ये RBC का काम है। लेकिन WBC का काम क्या है? ये हमारे जिस्म को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। यानी जब हमारे जिस्म के अंदर कोई पैथोजन एंटर होता है तो इसको रोकने का काम किस सेल के ज़िम्मे है? WBC का है। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस पेशेंट की खून में सफ़ेद होलियों की तादाद बहुत कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपके जिस्म में और जब किसी मुल्क की फ़ौजियों की तादाद कम हो, तो आर्मी की तादाद कम हो, तो इस मुल्क पर जो दुश्मन है ना वो आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हमारे जिस्म के अंदर WBC की तादाद कम हो, तो जो पैथोजन हो गया या बैक्टीरिया सिम्पली हो गया, वो हमारे जिस्म के अंदर आसानी से अटैक कर सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। तो अब WBC चूँकि हम डिटेल से समझते हैं, तो ये WBC जो है ना ये कौन-सी जगह पर प्रोड्यूस होती है? तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। कौन-सी जगह? बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। ये मैंने बोन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये कौन-सी चीज़ है? बोन का स्ट्रक्चर बनाया है। बोन के अंदर एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। लेकिन बोन मैरो के अंदर एक ख़ास किस्म की सेल मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। और ये स्टेम सेल जो है ना ये मल्टीपोटेंट सेल है, हेमोपोएटिक मल्टीपोटेंट सेल है। सिंपली आप इसको मल्टीपोटेंट सेल्स बोल सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है
कि जब ये स्टेम सेल डिवाइड होगा, पर इसके स्टेम सेल ने ये दो सेल्स बनाई। जब ये सेल डिफरेंशिएट, ये जो दो सेल स्टेम सेल से बने, जब ये दो सेल्स जो है ना डिफरेंशिएट हो जाए और मैच्योर हो जाए, तो ये जो सेल जो है ना, ये जो दो सेल बने वो इस स्टेम सेल से मुख्तलिफ होंगे। इसको मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने चाहता हूँ। जिस तरह केएमयू एक इंस्टीट्यूट है, हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो है ना ये बहुत से डिसिप्लिन्स है, यानी बहुत से किस्म की स्टडीज़ वहाँ पर होती है। यानी बीएस कार्डियोलॉजी, बीएस एनेस्थीसिया, इस तरह की जो है ना डिपार्टमेंट मौजूद है। लेकिन जब इनसे जो भी लड़के फ़ारिग होते हैं, जो भी गर्ल्स फ़ारिग होती है, इनकी डिग्री पर केएमयू लिखा होता है। कौन सी चीज़ लिखी होती है? केएमयू। लेकिन जो इनका काम है ना, वो एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। यहीं पर भी यही कहानी है। बने तो सब इन स्टेम सेल से है, लेकिन जब ये मैच्योर और डिफरेंशिएट होते हैं, ये सेल्स जो है ना, ये जो स्टेम सेल से बने हैं, इनका काम फिर क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। जिस तरह मैंने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स बता दी, मैक्रोफेज बता दी है, एसिनोफिल्स बता दी है। तो ये इस तरह ये इन स्टेम सेल से बने तो है, लेकिन जब ये डिफरेंशिएट और मैच्योर होते हैं ना, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और फिर एक अलग से फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। जिस तरह बीएस कार्डियोलॉजी का फंक्शन मुख्तलिफ होता है, बीएस एनेस्थीसिया का फंक्शन मुख्तलिफ होता है, जो आदमी इसको कर लेता है। तो इसी तरह भी जब ये सेल्स जो है ना डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाते हैं, तो इनका फंक्शन क्या हो जाता है? एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाता है। अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ। तो अगर हम बी सेल्स की डब्ल्यूबीसी की जो है ना, ये और डीप से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए आपको डीप से बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि मैंने ये टेस्ट दिया है, तो मैं इन चीज़ों को और ऑलरेडी मैं पढ़ रहा हूँ, तो किस तरह एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं आपको इसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो अगर हम बी डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जो डब्ल्यूबीसी है ये क्लासिफिकेशन, ये ग्रेन्यूल्स की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन जो हमने किया है। तो एक को हम ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं, एक एग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। तो जो ग्रेन्यूलोसाइट है ना, ग्रेन्यूलोसाइट यानी ये वो सेल है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स, मतलब ग्रेन्यूल्स, जिस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद है इसको हम ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। ग्रेन्यूल्स और सेल्स मीन सेल्स। तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये वो सेल्स है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद है। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन ये है कि यूपिगोसाइटोसिस करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपको बता दिया है। जो एसिनोफिल्स है ये पैरासिटिक इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, और जो बेसोफिल्स है इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन जो है ना, ये आने वाले लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ। इस पर एक अलग लेक्चर बनाना है मुझे। जो एग्रेनुलोसाइट है, जब भी मेडिकल टर्म में, जब भी मेडिकल फील्ड में किसी वर्ड से पहले ए का लेटर आ जाए, तो आपने ये समझना है कि विदाउट यानी इसके बगैर, यानी ये वो सेल्स है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है। तो कौन कौन सी सेल है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है? तो ये लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट है। ये वो सेल है जिसके अंदर क्या मौजूद नहीं? ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है। तो जो मोनोसाइट है इसका फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, जो तो मैंने सेकंड डिफेंस में आपको बता दिया है। लेकिन जो लिम्फोसाइट है, बेसिक लेक्चर हमारा यही से शुरू होता है कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस, यानी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक है ना, ये किसकी वजह से स्पेसिफिक है? इस लिम्फोसाइट्स की वजह से। अगर हम लिम्फोसाइट्स को देखें, तो ये 3 किस्म की सेल से बना होता है। एक को हम बी सेल्स बोलते हैं, एक को हम टी सेल्स बोलते हैं, और एक को हम एनके सेल यानी नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। जो नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन है, ये तो ऑलरेडी मैंने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपको बता दिया है कि ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा वायरस इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल हो गया, ट्यूमर सेल हो गया। और ये क्या है? ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। एमसीक्यूज इस तरह आता है कि नेचुरल किलर सेल इज़ द पार्ट ऑफ आपने ये नहीं कहना है कि ये तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो आप ये न कह दें कि ये एक्वायर है, बल्कि ये इन्नेट है। और जो बी सेल्स एंड टी सेल्स है ना, ये एडाप्टिव में आते हैं। तो आपने इस एमसीक्यूज़ को ज़रा समझना है। जो बी सेल्स और टी सेल्स है ना, ये आगे लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बी सेल्स को बी सेल क्यों कहा जाता है और टी सेल को टी सेल क्यों कहा जाता है। और ये जो मैंने लिखे है ना, ये मैंने
आगे आखिर में लिखे हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। यहाँ पर आपने इस पर फोकस नहीं करना, यहाँ पर आपने सिर्फ बी सेल्स और टी सेल्स, इसको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लिम्फोसाइट से डिराइव है। तो आप बी सेल्स बोले या या बी लिम्फोसाइट बोले, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं जो है ना ये पेज नंबर 5 की तरफ जाता हूँ। तो बी सेल्स जो है ना, बी सेल्स, ये बी सेल डिस्कवर हुई थी बर्ड्स में। एक पार्ट है बुर्सा, इसके इंटेस्टाइन में एक पार्ट है जिसको हम बुर्सा कहते हैं, इससे डिस्कवर होती है। इसलिए इसको जो है ना ये बी इनसे डिराइव है, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स बोला जाता है। और लेकिन आपने ये सिर्फ याद रखना है कि बुर्सा पार्ट जो है ना ये इंटेस्टाइन, ये ह्यूमन में एब्सेंट है, ये सिर्फ बर्ड्स के इंटेस्टाइन में मौजूद है। और जो बुर्सा की इक्विवेलेंट ह्यूमन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मौजूद बोलते हैं, ये ह्यूमन में मौजूद है इस बुर्सा की जगह। और बाज़ औक़ात इसे भी कहा जाता है कि बी सेल जो है ना ये बोन मैरो में प्रोड्यूस भी हो जाते हैं और मैच्योर भी हो जाते हैं, इसलिए इसको बी सेल कहा जाता है। और बी सेल्स का जो फंक्शन है ना, बी सेल जो है ना ये एंटीजन, ये बी सेल क्या करेगा, एंटीजन को रिकॉग्नाइज का, यानी जो दुश्मन है ना इसको ये पहचानेगा। और एंड बिकम प्लाज्मा सेल एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी फर्ज कीजिए ये बी सेल हो गया, ये क्या हो गया, बी सेल हो गया। तो ये क्या करेगा, ये बी सेल जो है ना ये इस एंटीजन, ये इस दुश्मन को पहचानेगा। जब ये इस दुश्मन को पहचान लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाती है, फिर जो है ना ये दो किस्म के सेल बना लेती है। एक को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल बोलते हैं, और दूसरी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल जो है ना, ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज़। और इन एंटीबॉडीज़ के ज़रिए फिर इस पैथोजन को कि या एंटीजन को किल किया जाएगा। लेकिन जो मेमोरी सेल है ना, ये इस पैथोजन का जो रिकॉर्ड है ये अपने पास रख लेता है कि इसको कौन सी एंटीबॉडीज़ ने किल किया। तो इसलिए जो है ना इसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें तो एक एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व है और दूसरे मेमोरी सेल इन्वॉल्व है। ये मेमोरी सेल इन पे इस पैथोजन का रिकॉर्ड भी रख लेते हैं। तो ये तो इसका फंक्शन था कि किस तरह ये वर्क कर लेते हैं। आगे मैंने और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ये हो गया कि ये किस तरह वर्क परफॉर्म कर देते हैं ये बी सेल्स। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन या एंटीजन, एक होता है इंट्रा सेलुलर पैथोजन। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये होता है कि ये एंटीजन है जो ये सेल्स की बाहर मौजूद होते हैं, यानी वो एंटीजन जो सेल्स के बाहर मौजूद होते हैं इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन बोलते हैं। ये जो मैंने सुर्ख कलर के बनाए ये सारे क्या है, एंटीजन है। और ये क्या है, ये एक नॉर्मल सेल्स है। जब ये एंटीजन सेल्स के बाहर मौजूद होती है तो ये बी सेल जो है ना, ये हमारे जिस्म के अंदर जो फौजी है ये क्या हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाती है और ये देखते हैं कि दुश्मन तो आया है। तो ये सेल जो है ना, ये जो फौजी है ये जाकर इस एंटीजन के साथ अपने आप को बाइंड कर लेता है। जब ये इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है ये बी सेल, तो टी हेल्पर सेल जो है ना, ये टी हेल्पर सेल आपने याद रखा, कौन सी सेल, टी हेल्पर सेल साइटोकाइन रिलीज़ कर लेती है। क्या रिलीज़ करती है, साइटोकाइन रिलीज़ कर लेती है। और इस साइटोकाइन्स की मदद से ये बी सेल जो है ना ये प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो प्लाज्मा सेल फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और एंटीबॉडीज़ क्या करेगा, इस पैथोजन को किल करेगा। लेकिन जो ये मेमोरी सेल है ना, ये इस पैथोजन की किलिंग का रिकॉर्ड अपने पास रख लेते हैं, किस पैथोजन को प्लान एंटीबॉडीज़ के ज़रिए किल किया गया। तो ये मेमोरी सेल का फंक्शन है। अब एक बात आपने ये याद रखना है कि ओ ओ इम्यूनिटी है जो हमें एंटीबॉडीज़ के ज़रिए मिली, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, यानी ये ओ इम्यूनिटी जो हमें एंटीबॉडीज़ की मदद से मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम जो है ना ये ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और स्पेसिफिक इसको इसलिए भी कहा जाता है कि जब जो पैथोजन सेल्स के बाहर था तो कौन सी सेल्स एक्टिवेट हुई, बी सेल्स। तो एमसीक्यू इस तरह आता है कि जब पैथोजन एक्स्ट्रा सेलुलर हो, यानी जब पैथोजन सेल्स के बाहर मौजूद हो
तो कौन से सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उस पैथोजन को किल करने के लिए, कौन से सेल बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि जब पैथोजन सेल्स के बाहर हो तो कौन से मैकेनिज्म के ज़रिए इसको किल किया जाएगा, न ह्यूमरल इम्यूनिटी के ज़रिए या सेल मीडिएट एंटीबॉडीज मीडिएटेड के ज़रिए। तो इन छोटी छोटी बातों को आपने बहुत गौर से एमसीक्यूज को केयरफुली रीड करना है। तो अब जो है मैं पेज नंबर 7 की तरफ जाता हूँ। पेज नंबर 7 की तरफ जाता हूँ। ये है पेज नंबर 7। तो जो टी सेल्स है या टी लिम्फोसाइट, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसको टी सेल या टी लिम्फोसाइट बोले, दोनों एक ही बात है। जो टी सेल्स है ना, ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मेचूरेशन के लिए ये कहाँ पर जाए, थाइमस में चले जाते हैं। थाइमस जो है ना, ये एक ग्लैंड है जो ह्यूमन में मौजूद है, इसको इसमें ये मेच्योर हो जाती है। एंड जो ये किस तरह वर्क कर देते हैं, जिस तरह मैंने आपको सिकल लाइन ऑफ डिफेंस में बता दिया कि मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल है जो है ना, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। यानी ये वो सेल है जब ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इस पैथोजन के कुछ पार्ट्स अपने सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर लगा लेते हैं और फिर ये इस एंटीजन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह के सेल जब हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है तो जो टी सेल्स है ना, टी सेल्स ये एक्टिवेट, लेकिन इस एंटीजन के कुछ हिस्से इस सेल्स के अंदर भी मौजूद हो, इस सेल के अंदर भी मौजूद, जो मैंने सिर्फ रंग से सब कलर से दिखाई है। तो जो टी सेल्स है ना, ये एक्टिवेट हो जाती है। कौन से सेल एक्टिवेट हो जाती है, टी सेल्स। और ये टी सेल जो है ना, ये इस फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ बाइंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। एंड देन साइटोटॉक्सिक सेल टी हेल्पर सेल एक्टिवेट इन मैक्रोफेज। तो ये टी हेल्पर सेल जो ऑलरेडी टी हेल्पर सेल जो है ना, ये दोनों में हेल्पर का मतलब ये होता है कि ये दोनों टी सेल्स और बी सेल्स की मदद कर लेती है। तो टी हेल्पर सेल जो है ना, ये साइटोकाइंस रिलीज करेगा और साइटोकाइंस की मदद से ये टी सेल जो है ना, ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज का फंक्शन तो ऑलरेडी मैंने आपको सेकंड लाइन डिफेंस में समझा दिया है। लेकिन जो ये टी सेल्स है ना, ये फिर एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। किस स्ट्रक्चर में, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। कौन से में, साइटोटॉक्सिक टी सेल में। और जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो जो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल हो, जो पैथोजन इन्फेक्टेड सेल हो, तो फिर ये जाकर इनके साथ बाइंड हो जाती है। यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ना, फिर ये इन इन सेल के साथ बाइंड हो जाती है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। और फिर जब ये इनके साथ बाइंड हो जाती है ना, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल इंड्यूस एपोप्टोसिस इंट्रासेलुलर पैथोजन। तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल इस टारगेट सेल के साथ बाइंड हो गया, तो ये एपोप्टोसिस एक मैकेनिज्म है और फिर इसके ज़रिए इस सेल को ख़त्म किया जाएगा। तो इस इम्यूनिटी में आप देख सकते हैं कोई एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं, कोई एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं और दूसरे इसको सेलुलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्स के लेवल पर इम्यूनिटी है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपने फ़र्क देखा होगा। और दूसरा एपोप्टोसिस एक मैकेनिज्म है, जो प्रोग्राम सेल डेथ है। यानी साइटोटॉक्सिक टी एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ना, ये टारगेट सेल में कौन से एपोप्टोसिस इंड्यूस कर लेते हैं, को न्यूक्लियोसिस इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, को बोथ, को नन ऑफ दीज। नो, एपोप्टोसिस इंड्यूस कर लेते हैं। और एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि टी सेल जो है ना, टी सेल ये किसके खिलाफ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेती है, इंट्रासेलुलर पैथोजन के, को एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन के। तो इंट्रासेलुलर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो टारगेट सेल है ना, ये पैथोजन पैथोजन तो इसके अंदर मौजूद है ना। तो ये क्या है, ये हमें टी सेल ने हमें इम्यूनिटी दिया किसके किसके खिलाफ, इंट्रासेलुलर पैथोजन। लेकिन जो बी सेल है इसने हमें इम्यूनिटी दिया एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन के खिलाफ। और जो न तो बी सेल्स के और कोई टाइप्स है और न नेचुरल किलर सेल्स के। लेकिन जो टी सेल्स है ना, इसकी 3 टाइप्स है। एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल है जिसको हम किलर सेल भी बोलते हैं। एमसीक्यूज भी इस तरह भी आ सकता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल इज़ आल्सो कॉल्ड किलर सेल। और जो सेल इन्फेक्टेड हो, साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम वही है कि इसको किल करे और कौन से मैकेनिज्म के जरिए, एपोप्टोसिस पर इसमें इंड्यूस कर लेते हैं। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है जिसमें सेल क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हेल्पर टी सेल,
और हेल्पर टी सेल जो है ना ये टी सेल्स और बी सेल्स की मदद कर लेती है। किसकी ज़रिए? साइटोकाइन्स रिलीज़ कर लेती है और साइटोकाइन्स की मदद से जो है ना फिर ये मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो जाती है और मेमोरी की वजह से एक पैथोजन का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी एमसीक्यूज़ भी इस तरह भी आ सकता है कि हेल्पर टी सेल जो है ना ये कौन से सेल्स की मदद कर लेती है? तो ये टी सेल्स की भी मदद कर लेती है और बी सेल्स की भी मदद कर लेती है। तो ये एमसीक्यूज़ इस तरह भी आ सकता है। जो रेगुलेटरी टी सेल से क्या मुराद है? दीज सेल रेगुलेट द इम्यून सेल, दे गिव अ नॉर्मल एंड प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू एंटीजन। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। जब एक पैथोजन एक टिश्यू के अंदर मौजूद हो और जब ये टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बना लेते हैं। तो जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और इसको कोई रोकता नहीं है, तो ये तो मुमकिन है ना कि ये इस ऑर्गन को भी डैमेज करे। न तो जो रेगुलेटरी सेल है, ये देखते हैं कि अभी पैथोजन ख़त्म हो गया है, तो मुझे क्या करना है? इन साइटोटॉक्सिक टी सेल को क्या करना है? स्टॉप करना है कि ये और सेल्स को किल ना करे। ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि ये उस ऑर्गन को भी डैमेज करे जो हमारे जिस्म के लिए काम कर देता हो और एंटीजन से पाक हो। तो ये रेगुलेटरी टी सेल्स का फंक्शन है। अब जो है ना हमारे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन और डिफेंस जो है ना ये ख़त्म हो गया, और अब जो है ना हम एक और लेक्चर की तैयारी करेंगे और फिर इसको अपलोड करेंगे। एंड गुड ऑफ लक।